साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, रीट की डोज 20% रोज, ये श्रृंखला हमने रीट मेंस एग्जाम्स के लिए शुरू की है और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस के बारे में। और दोस्तों, भविष्य में हम इसी YouTube चैनल पर आपके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की श्रृंखला भी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों ज़रूर जुड़े रहे हम हमारे साथ, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पर अभी श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं। और आप लोग यदि चतुश्रेणी कर्मचारी वैकेंसी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उन मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं और ज़रूर आपको उन मॉडल पेपर्स को देखने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम्स का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चुनाव किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, शिक्षण विधि का चुनाव किस पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसमें छात्र की आयु पर, विषय वस्तु की प्रकृति पर, शिक्षक की दक्षता पर, उपरोक्त सभी। दोस्तों, शिक्षण विधि का चुनाव निर्भर करता है छात्र की आयु पर, विषय वस्तु की प्रकृति पर और शिक्षक की दक्षता पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा दोस्तों इसमें। तो देखिए ऑप्शन, बच्चों को अनुशासन सिखाना, बच्चों को उनकी गति से सीखने का अवसर देना, बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान देना। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बताना इसमें। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को उनकी गति से सीखने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य जोर है वो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को समझने और उन्हें गति से सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, ये इस बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, परियोजना विधि। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है। परियोजना विधि के प्रतिपादक बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में जॉन डेवी, ऑप्शन बी है किलपैट्रिक, ऑप्शन सी है फ्रोबेल और ऑप्शन डी है मॉन्टेसरी। दोस्तों, परियोजना विधि जिसको प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक, जो परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक है। किलपैट्रिक है, इन्होंने जॉन डेवी के विचारों से प्रेरित होकर के परियोजना विधि को एक शिक्षण पद्धति के रूप में विकसित किया था। क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। कौन सी विधि में छात्र स्वयं करके यानी करके सीखना विधि कौन सी है दोस्तों। इनमें से व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि और उपरोक्त सभी। दोस्तों, स्वयं करके सीखना इन विधियों में से किस विधि में इसका यूज होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, देखिए अनुसंधान विधि। दोस्तों, अनुसंधान विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं और इस विधि को अन्वेषण विधि, कौन सी विधि दोस्तों, अन्वेषण विधि या खोज विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस विधि में छात्र स्वयं समस्याओं की जांच, प्रयोग और जानकारी एकत्रित करके सीखते हैं, जिससे उनके अंदर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी आती है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। छोटे बच्चों के लिए दोस्तों, इसमें पूछा है छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए, व्याख्यान विधि, खेल विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त विधि है खेल विधि। कौन सी विधि, खेल विधि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो देखिए दोस्तों, व्याख्यान विधि का मुख्य दोष क्या है। दोस्तों, व्याख्यान विधि का मुख्य दोष बताना है। तो देखिए, ये कम समय लेने वाली विधि है, छात्रों को निष्क्रिय बनाती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है,
यह विषय वस्तु को व्यवस्थित प्रस्तुत करती है। दोस्तों इसमें दोष पूछा है तो इसका दोष है दोस्तों छात्रों को निष्क्रिय बनाती है। जिस विधि में छात्र निष्क्रिय है तो उस विधि का ये दोष होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये कम समय लेती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करती है। दोस्तों ये इसकी विशेषता के रूप में बता रहे हैं। बाकी दोष क्या है दोस्तों, छात्र को निष्क्रिय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि। निगमन विधि में शिक्षण किस ओर बढ़ता है? निगमन विधि में शिक्षण किस ओर बढ़ता है? दोस्तों ऑप्शन देखिए इसमें उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों इसमें निगमन विधि में? तो देखिए निगमन यानी नी से लेकर, नी से इसको पकड़ना दोस्तों, नियम से उदाहरण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस विधि में एक सामान्य नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आगमन विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? आगमन विधि में दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर। दोस्तों आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, इसका उपयोग कौन से विषय में किया जाता है? देखिए दोस्तों इतिहास, गणित और विज्ञान, साहित्य, भूगोल। दोस्तों आगमन विधि का उपयोग उन विषयों में होता है जहाँ है उदाहरण और उन उदाहरणों के माध्यम से हम नियम की ओर या नियमों की रचना करते हैं, नियमों को हम बताते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा विषय शामिल होगा? तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गणित और विज्ञान। इन विषयों में अधिक ये प्रभावी है जब छात्र को अवलोकन, प्रयोग और विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों या सिद्धांतों को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों आगमन विधि का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रथम चरण क्या है? समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण और समाधान का मूल्यांकन। दोस्तों इस विधि का पहला चरण है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी समस्या को हल करने का जो पहला कदम है वो है समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उसकी पहचान करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिक्षण विधि में शिक्षक एक सूत्रधार, फैसिलिटेटर, सूत्रधार की भूमिका निभाता है? तो देखिए दोस्तों इसमें व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में, पूछताछ विधि में, अनुकरण विधि में सूत्रधार की भूमिका शिक्षक किस में निभाता है दोस्तों? तो ये भूमिका निभाता है पूछताछ विधि में, इंक्वायरी मेथड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछताछ विधि में दोस्तों शिक्षक सीधे उत्तर देने के बजाय छात्र को प्रश्न पूछते हैं, उसकी जांच करते हैं और अपने स्वयं के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन योजना, डाल्टन प्लान का मुख्य सिद्धांत क्या है? डाल्टन योजना का मुख्य सिद्धांत बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखिए सामूहिक शिक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वगति, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, प्रतियोगिता पर आधारित शिक्षण। दोस्तों डाल्टन विधि का मुख्य सिद्धांत इनमें से कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वगति। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वगति यानी व्यक्ति अपनी गति से सीखने और अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता पर ये डाल्टन योजना जोर देती है, जहां शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है किंडरगार्टन प्रणाली, किंडरगार्टन सिस्टम के जनक कौन है? किंडरगार्टन सिस्टम के जनक बताना है दोस्तों। जॉन डेवी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, महात्मा गांधी। तो किंडरगार्टन के जनक कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की किस विधि में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं? छात्र भी सक्रिय रहेगा और शिक्षक भी सक्रिय रहेगा दोस्तों। तो ऐसी विधि बताना है तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि, श्रुत लेख विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। दोस्तों इन विधियों में सबसे सटीक आंसर बताना है दोस्तों जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार और
विमर्श विधि, विचार विमर्श विधि इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक के बीच में विचार विमर्श होते रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग किस विधि को अधिक प्रभावी बनाता है? दोस्तों, श्रव्य और दृश्य सामग्री तो किस विधि को अधिक प्रभावी बनाता है? तो ऑप्शन देखिए, व्याख्यान विधि को, प्रदर्शन विधि को, भ्रमण विधि को, उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों, दृश्य और श्रव्य जो सामग्री होती है, ऑडियो विजुअल एड्स, तो दोस्तों ये सभी विधियों को प्रभावी बनाते हैं। जिस भी विधि में इनका उपयोग होता है तो वह प्रभावी बना देता है, क्योंकि बच्चा इसमें देखकर भी सीखता है और सुनकर कर भी सीखता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अब। तो देखिए, कौन सी विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, खेल विधि, कहानी कथन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, नाटकीयकरण विधि। दोस्तों, कौन सी विधि उच्च कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। बाकी खेल विधि, कहानी कथन विधि और नाटकीय विधि ये उच्च कक्षाओं के लिए नहीं बल्कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, शिक्षण में मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि का मुख्य उद्देश्य बताना है दोस्तों। छात्रों में अनुशासन विकसित करना, नवीन विचारों को उत्पन्न करना, केवल तथ्यों को याद करना, समूह में प्रतियोगिता बढ़ाना। दोस्तों, इस विधि का जो मुख्य गुण है वह है ऑप्शन नंबर बी में देखिए, नवीन विचारों को उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये एक रचनात्मक तकनीकी है जिसका उपयोग करके बड़ी संख्या में विचारों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अक्सर एक विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन लगातार होता रहता है? सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन लगातार कौन सी विधि में होता है दोस्तों, ये बताना है। तो वार्षिक परीक्षा विधि, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, सेमेस्टर प्रणाली, इकाई परीक्षण विधि। दोस्तों, लगातार मूल्यांकन होता है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करती है? आलोचनात्मक थिंकिंग यानी सोच विकसित कौन सी विधि में करती है दोस्तों? तो व्याख्यान विधि में, वाद विवाद विधि में, अनुकरण विधि में, रटने की विधि। दोस्तों, आलोचनात्मक थिंकिंग जो उत्पन्न करती है, जिसमें विकसित होती है दोस्तों, वह विधि है वाद विवाद विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वाद विवाद में एक दूसरे के जो विचार है उनका आदान प्रदान होता है। इससे उनमें विचार करने, तर्क प्रस्तुत करने और दूसरों के तर्क का विश्लेषण करने के लिए ये विधि प्रोत्साहित उनको करती है, जिससे उनमें आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बताना है दोस्तों। तो ज्ञान का एकमात्र स्रोत शिक्षक होता है, मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक होता है, केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाला होता है और छात्रों पर नियंत्रण करने वाला इस रूप में शिक्षक होता है। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो वह होता है एक मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना किस शिक्षण सिद्धांत का हिस्सा है? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना कौन से सिद्धांत का उद्देश्य है दोस्तों? तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, तो यह है दोस्तों सरल से कठिन। क्या कौन सा सिद्धांत दोस्तों? सरल से कठिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें पहले आसान अवधारणाओं को पढ़ाया जाए और फिर धीरे धीरे अधिक जटिल और कठिन अवधारणाओं की ओर बढ़ा जाए, जिससे सीखने की प्रक्रिया आसान हो सके। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की ये श्रृंखला का पहला वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों,
आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक कमेंट तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।